जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ 19। इससे पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, जो धनराज पर आधारित पाठ था, और ये पाठ है महात्मा गांधी पर आधारित। विद्यार्थियों, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाजी हो गया, ये हमने द्वितीय इकाई परीक्षा से पूर्व में पढ़ा था और उससे संबंधित अभ्यास कार्य भी हम लोग कर चुके हैं। अब इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय। विद्यार्थियों, इस पाठ में महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से वह वापस आए और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि एक अहमदाबाद में एक आश्रम होना चाहिए, तो उन्होंने उस आश्रम को बनाने के लिए लगने वाले अनुमानित खर्च को, अनुमानित व्यय को ही यहाँ पर दर्शाया है। ये वास्तव में हम लोगों के परिवार से जुड़ी हुई एक सामान्य सी बात है। अगर हम भी अपने परिवार में कोई नई चीज़ बनाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम उसका अनुमान लगाते हैं और उस अनुमानित व्यय के आधार पर हम अपने सारे कार्य को करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है। महात्मा गांधी जी बताते हैं, जब उन्होंने अपने आश्रम के व्यय के बारे में बात करी तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनको जो आश्रम बनाने के लिए जगह की ज़रूरत थी, लगभग उन्हें 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी, जहाँ पर वो खेती कर सकें और आश्रम को बना सकें। और केवल आश्रम की जो बिल्डिंग बननी थी, उस बिल्डिंग के लिए उन्हें 50,000 वर्ग फुट का जो क्षेत्रफल है, उस पर मकान बनना था। और उस मकान पर बनने के लिए उन्हें जो विशेष आवश्यकता थी, उसमें हर महीने लगभग 10-12 50 शुरुआत में उनका मानना था कि लगभग 40 लोग वहाँ पर रुकेंगे और 10 आदमी और बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। 5-6 कमरे उनको इस तरीके के चाहिए थे जिसमें परिवार रुक सके, और बाकी उस आश्रम के अंदर जो अन्य कमरे बनने थे वो एकल व्यक्ति की अवधारणा पर आधारित थे। यहाँ पर उन्होंने यही बताया, परिवार वालों के लिए 5-6 कमरों की आवश्यकता होगी, 3 से 5 कमरों की आवश्यकता, जहाँ पर लोग सपरिवार रुक सकें। उनके लिए व्यक्तिगत स्नान गृह हो, व्यक्तिगत रसोई घर हो, और इस तरीके से उनका ये मानना था कि 3 रसोई घर हों कम से कम आश्रम में। और प्रत्येक रूम में, जैसे कि आपको पता है कि होटल में जैसे हम लोग रुकते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को रूम के साथ ही अटैच टॉयलेट्स मिलती हैं। तो उस तरीके से इस तरीके का प्रांगण बनना चाहिए जहाँ पर रूम के साथ ही स्नान आदि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने आश्रम को बनाने का पूरा एक पेपर प्लान बनाया, जिससे वो आसानी से बना सकें। साथ में उनको ऐसा महसूस हुआ कि आश्रम में पुस्तकालय की आवश्यकता होगी, लगभग जिसमें 3,000 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें। तो उन्होंने पुस्तकालय के लिए भी एक विशेष पुस्तकालय के लिए भी एक विशेष व्यवस्था करी। उनका ये मानना था कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब गांधी जी अहमदाबाद आए थे, तो उन्होंने आश्रम की जब स्थापना करने की सोची, तो उसके प्रारंभ में उनको जिन सदस्यों की और सामान का जो जो आवश्यकता थी, उन सारी चीज़ों का विवरण उन्होंने दिया। उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन लगभग खेती के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, और जिसमें कम से कम 3 लोग काम कर सकें। और खेती के लिए जब ज़मीन चाहिए तो उसमें काम करने के लिए खुरपी, कुदाल और फावड़े इत्यादियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी अलग खर्च की आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा बढ़ईगिरी का सामान, बढ़ईगिरी यानी कि जो कारपेंटर है, कारपेंटर के सामान के लिए वसूली और छोटी छोटी अन्य चीज़ें
की आवश्यकता पड़ सकती है। जो भी उसके औजार होते हैं, चाहे वसूली हो, चाहे आरी हो, उसके अलावा रंदा हो, छेनियाँ हो, इन सारी चीज़ों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी और लकड़ी को कैसे सही तरीके से डिजाइन में काटा जाता है, तो उसके लिए किन किन औजारों की, छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी चीज़ों की जानकारी गांधी जी को सब थी। और उन्होंने उस अनुमानित व्यय में उन छोटी छोटी चीज़ों को भी इंक्लूड किया। साथ में उनका ये मानना था कि लगभग इन सब चीज़ों के लिए जो उनका अनुमान लगाया उन्होंने, 1915 की बात है ये, 1915 की बात, उस समय लगभग इनको 5 रुपए की आवश्यकता थी। और साथ में इन्होंने 150 रुपए का खर्च रसोई के सामान के लिए माना था। तो इस तरीके से किस में कितना खर्च होगा, इस सारी चीज़ों का इन्होंने अनुमान लगाया। प्रति व्यक्ति पर कितना इनका खर्चा होगा, यानी कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति पर इनका पर डे का एक पर्सन पर 10 रुपीज़ खर्च होगा, ये भी इन्होंने अनुमान के तौर पर अनुमानित व्यय में उसको दर्ज किया। साथ में इन्होंने छोटे छोटे हर एक चीज़ का यहाँ पर प्रयोग में लाए। और साथ में अहमदाबाद में जो स्थापित आश्रम का जो संविधान था, उसके बारे में बताते हैं कि स्वयं गांधी जी ने उसको तैयार किया था। और इस संविधान के मसविद से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन के निर्माण को किस प्रकार चाहते थे, यानी कि भारतीय लोगों का निर्माण, जीवन का निर्माण किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहते थे। किराया, बगल में खेतों की, खेती के लिए ज़मीन, किताबों की अलमारियाँ, बढ़ई के औजार, मोची के औजार इत्यादि, किस तरीके से इनको सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेंगी। चौकी के सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च, और 6,000 रुपये इनको, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता जितनी पड़ेगी उस चीज़ के बारे में इन्होंने सारी चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपने मसौदे में जो इन्होंने बनाया था, जो भी अनुमानित व्यय बनाया था, उसमें प्रयोग में लाए। तो यहाँ पर उन्होंने जो एक लिस्ट बनाई जिसमें घरेलू सामान क्या क्या चीज़ें हों, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने जोड़ा, जो हमें वास्तव में, हम लोग अगर अपने घर का अनुमानित खर्च बनाते हों तो शायद ना भी जोड़ते हों। तो इन्होंने ये माना कि 4 पतीलों की आवश्यकता पड़ेगी, 40 आदमियों के लिए अगर खाना बनाने योग्य ऐसे पतीले होने चाहिए, 4 पतीले। और 2 छोटी पतीलियाँ हों, 10 अलमारियाँ हों, 3 पानी भरने के लिए पतीले हों, तांबे के कलश और इत्यादि, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। 10 गिलास, 10 प्लेट, 3 चक्कियाँ, 2 चम्मच, 2 करचे, इस तरीके से क्या क्या व्यय हो सकता है। और ये सारा व्यय उन्होंने कब बनाया था, 11 मई 1915 में, मंगलवार का दिन था, वैशाख वदी 13 को उन्होंने इस खर्चे के बारे में पूरा एक मसौदा तैयार किया। यहाँ तक कि किसानों को क्या किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कारपेंटर को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सब छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने अपने इस मसौदे में तैयार किया और इंक्लूड किया। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और इन्होंने अपने ख्याल से, ये लास्ट में यही कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारे लोहार और राजमिस्त्रियों के औजारों की, जो लोहार और राजमिस्त्री हैं, उनको औजारों की भी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी करघरों की भी आवश्यकता होगी। तो इन्होंने इस अनुमानित व्यय में कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ा, लेकिन उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा है। 6 कुर्सियाँ, 3 मेज, 6 किताबें रखने के लिए, और किस तरीके से अपना मैनेजमेंट इन्होंने दिखाया है। यानी कि इस पार्ट को समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हम अपने मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। एक एक घर को चलाने के लिए हमें क्या मैनेजमेंट बनाना चाहिए जिससे हमारा घर आसानी से चल सके। ये तो जो मैनेजमेंट है पूरा आश्रम के आधार पर है, लेकिन एक घर के मैनेजमेंट के तौर पे अगर हम इस पार्ट को समझें तो आश्रम के अनुमानित व्यय से हम आसानी से अपने घर के अनुमानित व्यय का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये जान करके, इस पार्ट को समझ करके इतना तो समझ में आया होगा कि गांधी जी ने
आश्रम बनाते समय किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया और किस तरीके से इन्होंने एक छोटे से आश्रम के खर्च में इन सारी चीज़ों को जोड़ा है। विद्यार्थियों, ये पाठ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।